देखिए, हर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो अलग अलग जगह पर ब्रांचेस ओपन कर रही है। इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ब्रांच अकाउंटिंग इन हिंदी। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें हम डिपेंडेंट ब्रांच के स्टॉक एंड डेप्टर मेथड को कवर करेंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांच और फ्रॉम ब्रांच इसको भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम बात करें स्टॉक एंड डेप्टर मेथड की, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है। जितने का सामान आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, जितना आपने खरीदा, मतलब 100 का पड़ा हुआ था, 200 का खरीदा तो 300 होने चाहिए। बट उसमें से 10 रुपए का लॉस हो गया और 160 रुपए का आपने बेच दिया, तो अल्टीमेटली जो बचेगा उसे हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हम देखें ये सारी ट्रांजेक्शन्स अगर हम एक साथ इनपुट करते हैं, तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएगा। अब देखिए, स्टॉक एंड डेप्टर मेथड में स्टॉक और डेप्टर के अकाउंट बनाए जाते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस जो ब्रांच को सामान बेचती है, उसे ये माना जाता है कि उसने बेच दिया और ब्रांच अब डेप्टर है हेड ऑफिस के लिए, और इसके साथ साथ वो स्टॉक के अकाउंट भी मेंटेन करेगी। तो देखिए, यहाँ हमने ओपनिंग शो कर दिया, यहाँ परचेजेस, यहाँ लॉस इन स्टॉक, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, और ये जो सेल है यहाँ शो कर दी। तो ये अब ऑटोमेटिकली मैच होना चाहिए। बट क्या ये मैच हो रहा है? द आंसर इज नो। इसका टोटल 300 है, इसका टोटल 330 है। तो ये जो डिफरेंस है ये हम शिफ्ट करेंगे स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में 30 रुपीज से, क्योंकि देखिए 70 रुपए का सामान था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको आपने 100 में बेचा है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में आप शिफ्ट करेंगे। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट आता है लोडिंग का, कि जैसे 100 रुपए का सामान है, बट हेड ऑफिस ने भेजते वक्त ब्रांच को वो 120 रुपए में दिया, ताकि ब्रांच में जो बंदा बैठा है उसको रियल कॉस्ट ना पता लग पाए। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ऐसे जितने भी लोडिंग के कॉन्सेप्ट है, इसको आप एडजस्ट करेंगे स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब देखिए, सबसे पहले स्टॉक अकाउंट यहाँ बन गया। जिस जिस चीजों से आपका स्टॉक बढ़ेगा वो डेबिट में, जिस जिस चीजों से कम होता है वो क्रेडिट में। उसके बाद आप बनाएंगे स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सीधा इम्पैक्ट को रिवर्स करेगा। जैसे जो ओपनिंग स्टॉक है, वो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट थी 180 रुपए की, बट ब्रांच ने भेजते वक्त 200 रुपए का दिखाया था। तो इसका जो एक्स्ट्रा लोडिंग है, जो कॉस्ट पर लोड किया है, उसको आप शिफ्ट कर देंगे। तो डेबिट है, आपको कम करना है 20 रुपए से, तो इसको आप क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही परचेज को, लॉस इन स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को आप शिफ्ट कर देंगे। लॉस इन स्टॉक में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखनी है, कि अगर जो लॉस है वो एबनॉर्मल है, तो आप सिर्फ लोडिंग को ही शिफ्ट करेंगे। जैसे देखिए, 10 रुपए था, उसमें से 9 रुपए आपका जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसकी, उसको रिड्यूस करके सिर्फ लोडिंग को शो करेंगे। बट अगर ये नॉर्मल है तो पूरा का पूरा 10 रुपए आप शो करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल जो है वो हम ऑलरेडी उसको बिजनेस का लॉस मानते हैं। तो पूरा का पूरा जो 10 रुपए है जो आपका डूब चुका है, उसको आप शो करेंगे स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ये सब करने के बाद जो कैलकुलेट होगा उसे हम कहेंगे ग्रोस प्रॉफिट। तो अब हमारे पास स्टॉक हमने अकाउंट बनाया और स्टॉक की एडजस्टमेंट्स करी, जो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट कैलकुलेट कर रखी थी इसके ऊपर। अब उसके बाद क्या होगा? ग्रोस प्रॉफिट आने के बाद कुछ बिजनेस के खर्चे होते हैं, डेप्टर्स के साथ कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके अकाउंट बनाएंगे। पहले बनाएंगे ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अब देखिए, अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है गोल्डन रूल्स का। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस बेस पे आप अपने सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे अलग से एक अकाउंट में, जिसे हम कहेंगे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद आप सन्ड्री डेप्टर का अकाउंट बनाएंगे। इसमें देखिए रूल क्या होता है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो दैट मीन्स यहाँ डेबिट, अगर आपका सन्ड्री डेप्टर बढ़ रहे हैं तो डेबिट में आएंगे, और यहाँ क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट में आएंगे। बट हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सन्ड्री डेप्टर कम हो रहे हैं तो फिर आपके क्रेडिट में आएंगे। तो इस बेस से आप अपना सन्ड्री डेप्टर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए, आपके पास ग्रोस प्रॉफिट था, आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया। जो भी एक्सपेंसेस हैं ब्रांच के या जो डेप्टर से रिलेटेड एक्सपेंस है, उसको आपने यहाँ शो कर दिया। रिमेनिंग जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है स्टॉक एंड डेप्टर मेथड में डिपेंडेंट ब्रांच के केस में। डिपेंडेंट का मतलब जो ब्रांच है अपने अकाउंट्स खुद नहीं बना रही, हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट बना रहा है ब्रांच के बिहाफ पर। बट देखिए, अब कॉन्सेप्ट आता है इंडिपेंडेंट ब्रांच का। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ये होता है कि जो ब्रांच है वो अब अपने अकाउंट्स खुद बनाएगी। अब वो इतना स्टेबल हो चुकी है कि वो अपने अकाउंट्स खुद बना सकती है,
और इतना ज्यादा टर्नओवर हो चुका है कि अब उसे जरूरत नहीं है कि वो हेड ऑफिस पर टोटली डिपेंड हो। तो यहाँ वो इंडिपेंडेंट है, अपने अकाउंट्स वो खुद बनाएगी और अकाउंट्स बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हेड ऑफिस को रिपोर्ट करेगी, और हेड ऑफिस सिर्फ एक अकाउंट बनाएगा और ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस को एडजस्ट करेगा। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले देखिए, ब्रांच अकाउंट बनाएगी जिसे हम कहेंगे सिंपल ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और ये बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं जनरल प्रैक्टिस में। अब यहाँ देखिए, ओपनिंग स्टॉक आ गया, गुड सप्लाइड बाय एचओ, क्योंकि ब्रांच परचेज तो नहीं कर रही, हो सकता है वो परचेज भी करें, या फिर गुड सप्लाइड बाय एचओ, जो है एचओ ने गुड्स दिए हैं। उसके बाद सेल, या फिर कुछ सामान में लॉस हो गया, या फिर क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और सारे खर्चे हटाने के बाद ब्रांच एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया जाएगा हेड ऑफिस को। उसके बाद हेड ऑफिस अपने अकाउंट में इसको एडजस्ट करेगा। सबसे पहले देखिए, हेड ऑफिस का ये जो अकाउंट है इसको आप मान के चलेंगे बिल्कुल वैसे होता है जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट की जगह आप यहाँ बना रहे हैं हेड ऑफिस अकाउंट। तो एक तरफ सारी क्रेडिट एंड लायबिलिटी आ जाएगी जैसे कैपिटल में होता है, उसमें आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जो ब्रांच ने वापस कर दिए सामान वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि अगर गुड्स भेजता है हेड ऑफिस तो वो उसके लिए सेल है और इसलिए वो यहाँ शो होगी क्रेडिट साइड में। बट अगर ब्रांच वापस कर देता है तो फिर वो डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर क्रेडिट में देखें तो कैश इन ट्रांजिट, जितना कैश इसको मिलना अभी पेंडिंग है हेड ऑफिस को। कैश इन ट्रांजिट का मतलब यह है कि जैसे ब्रांच ने सारा काम किया, जो भी इसको प्रॉफिट हुआ ये अल्टीमेटली किसको भेजेगा? हेड ऑफिस को। बट वहां से निकल चुका है ब्रांच से, बट हेड ऑफिस को अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो ये इन ट्रांजिट है। क्रेडिट डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये इनकम है जो येट टू रिसीव है, तो इसलिए कैश इन ट्रांजिट। उसके बाद जो भी एसेट्स होगी उसको आप शो करेंगे, बट उसमें से आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो रिड्यूस करेंगे। इस सबको एडजस्ट करने के बाद एक जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे आप कहेंगे हेड ऑफिस बैलेंसिंग फिगर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो जो बैलेंस आता है वो आपका एक्चुअल नेट कैपिटल बनता है। तो अब इससे आप बनाएंगे बैलेंस शीट। दो पार्ट होंगे, लायबिलिटी और एसेट्स। एसेट साइड में सारी एसेट्स शो करेंगे, लायबिलिटी साइड में सारी लायबिलिटी और क्रेडिटर्स को शो करेंगे, और साथ में जैसे हम कैपिटल को शो करते हैं तो ऐसे ही हेड ऑफिस का बैलेंसिंग फिगर हम शो करेंगे। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है अपनी वर्किंग करती है। बट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट की, ये दो होती हैं। अगर आप एक कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मैं इंडिया में अलग अलग स्टेट्स पर ब्रांचेस ओपन कर रहा हूँ और वो इंडिपेंडेंट है, तो उसे मैं कहूंगा इंडिपेंडेंट ब्रांच। बट अगर दूसरी कंट्री में बिजनेस कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट ब्रांच वो भी है बट उसे कहा जाएगा फॉरेन ब्रांच, क्योंकि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेथड, उसके पेमेंट का मेथड और करेंसी भी टोटली अलग होगी। सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच मेथड की। इसमें देखिए कुछ बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहला आता है फिक्स एसेट्स। अगर जो फिक्स एसेट्स ब्रांच के पास इस वक्त अवेलेबल है उसके जो अकाउंट्स है वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, तो फिर कैसे आप इसकी एंट्रीज करेंगे? अब देखिए, अगर जो फिक्स एसेट्स ब्रांच के पास है वो हेड ऑफिस ने खरीद के दिए हैं, तो सबसे पहले एसेट आएगी और कैश जाएगा, तो सिंपल एंट्री होगी ब्रांच एसेट्स टू कैश। बट अगर एसेट जो है पेमेंट ब्रांच ने करी है, अब देखिए एसेट का रिकॉर्ड मेंटेन कौन कर रहा है? मेंटेन कर रहा है हेड ऑफिस। तो जब भी एसेट्स को शो करेंगे वो हेड ऑफिस के सेक्शन में शो करेंगे, ब्रांच के सेक्शन में नहीं। तो एसेट परचेज करी है तो ब्रांच एसेट डेबिट, बट पेमेंट किसने करी है? ब्रांच ने, तो टू कैश। तो यहाँ जो खाली है, क्यों खाली है? क्योंकि पेमेंट करी है ब्रांच ने, तो टू ब्रांच। और एसेट जो है वो हेड ऑफिस के पास है, हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है तो हेड ऑफिस। दैट मीन्स जो खाली होगा, जैसे वहां आप शो करेंगे हेड ऑफिस शो करेगा ब्रांच और ब्रांच शो करेगा हेड ऑफिस। ऐसे ही डेप्रिसिएशन, एसेट को यूज कौन कर रहा है? ब्रांच, तो डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? ब्रांच, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू एसेट्स, बट एसेट्स तो हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है तो इसलिए टू ब्रांच एसेट्स। अब यहाँ खाली है तो इसलिए सिंपली आप शो करेंगे इसमें ब्रांच अकाउंट डेबिट, और यहाँ डेप्रिसिएशन एसेट तो हेड ऑफिस के पास है तो टू हेड ऑफिस। तो इस तरीके से ये एंट्री करते हैं तब जब इसके अकाउंट जो है वो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। बट अगर ब्रांच मेंटेन करता है, अब देखिए अगर कोई एसेट परचेज करी है और उसको मेंटेन करता है उसके रिकॉर्ड्स ब्रांच, तो देखिए सबसे पहले एसेट परचेज करी और पेमेंट दी एचओ ने, तो सबसे पहले अब एसेट किसके पास रिकॉर्ड होगी? ब्रांच के पास, तो ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट, और पैसे दिए हैं एचओ ने तो टू कैश।
बट यहाँ खाली हो गया, तो किसके बिहाफ पे पेमेंट करी है? तो हेड ऑफिस के केस में आप ब्रांच शो कर देंगे, ब्रांच अकाउंट, और यहाँ जो खाली है उसको आप शो कर देंगे टू हेड ऑफिस अकाउंट। बट उसके बाद अगर एसेट की पेमेंट भी ब्रांच ने करी है, ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे जनरल होती है। डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन टू ब्रांच एसेट्स, क्योंकि एसेट भी ब्रांच के पास है और जो भी इसमें रिडक्शन कर रहा है वो भी ब्रांच ही कर रहा है। तो हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं होगी, सारी एंट्रीज ब्रांच में होगी। अब चलते हैं इसके अनदर कॉन्सेप्ट पे, जो है गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट। अब देखिए, गुड्स जो है हेड ऑफिस से निकल चुका है, बट ब्रांच को अभी रिसीव होना पेंडिंग है। तो जिसको रिसीव होना पेंडिंग है उसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट जो है ब्रांच के केस में आएगा। ब्रांच अपनी बुक्स में लिखेगा गुड्स इन ट्रांजिट किया आना है टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से। ऐसे ही अगर हम बात करें कैश इन ट्रांजिट, अब जैसे बिजनेस में जो भी आपने ब्रांच ने बिजनेस किया, अब जो भी पैसे हैं वो भेजिएगा हेड ऑफिस को, बट पैसे निकल चुके हैं, अभी तक हेड ऑफिस को रिसीव नहीं हुए। तो कैश इन ट्रांजिट मतलब कैश अभी येट टू रिसीव है, किससे? टू ब्रांच। और ये हेड ऑफिस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, और गुड्स इन ट्रांजिट में जो आपका ब्रांच है उसे रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद देखते हैं इंटर ट्रांसफर ब्रांचेस। कई बार क्या होता है, जैसे एक ब्रांच के पास पैसे नहीं है या फिर उसके पास कोई सामान नहीं है, तो वो डायरेक्टली दूसरी ब्रांच से कांटेक्ट करके पैसे या सामान ले सकती है। तो इस केस में अगर ब्रांच वन ने पैसे दिए तो क्या होगा? टू कैश और ब्रांच टू अकाउंट डेबिट, और ब्रांच टू के केस में कैश टू ब्रांच वन अकाउंट। बट इससे क्या होगा? इससे हेड ऑफिस को पता नहीं लगेगा, और जो एंट्रीज है जब हेड ऑफिस इसको टैली करेगा या बनाएगा ब्रांच के अकाउंट, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि महीने में 2 लाख ट्रांजेक्शन ऐसी ही हो। तो इसलिए ये किया जाएगा कि जैसे ब्रांच जो भी सामान, कैश या फिर गुड्स, किसी दूसरी ब्रांच को देगा तो वो हेड ऑफिस के थ्रू जाएगा, जैसे ब्रांच टू अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। और ऐसे ही ये शो करेगा हेड ऑफिस टू ब्रांच अकाउंट। तो अगर हेड ऑफिस के पर्पज से देखें तो यहाँ एंट्री होगी ब्रांच टू अकाउंट डेबिट टू ब्रांच वन अकाउंट। तो इससे क्या होगा कि हेड ऑफिस जो है उसको टैली करने में बहुत ईजी रहेगा। अब देखिए, ब्रांच वन ने पैसे दिए हैं तो वो क्रेडिटर हो गया, तो इसलिए टू ब्रांच वन अकाउंट। बट इसने पैसे लिए हैं, दैट मीन्स अब आपने इससे पैसे ले लिए हैं, ये आपके लिए डेप्टर हो गया, तो ब्रांच टू अकाउंट डेबिट। तो हेड ऑफिस डायरेक्टली इस तरह से एंट्रीज करेगा, और यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच के मेथड को बनाते वक्त। अब हम समझते हैं फोरम ब्रांच। फोरम ब्रांच देखिए दो तरह की होती है, इंटीग्रल फोरम ब्रांच, नॉन इंटीग्रल फोरम ब्रांच। इंटीग्रल का मतलब क्या है? अब देखिए, कोई अगर फॉरेन ब्रांच ऐसी है जो अपने सारे ऑपरेशन, सारी बिजनेस एक्टिविटी के लिए डिपेंड होती है हेड ऑफिस पर, इसका मतलब यह है कि जो वो सामान बेच रही है या फिर जो भी उसके डेली बेसिस के, मंथली बेसिस के खर्चे हैं, सारे जो है वो हेड ऑफिस उसकी सप्लाई कर रहा है। बट अगर ऐसा है कि फॉरेन ब्रांच अपना बिजनेस खुद कर रही है, किसी तरह से वो डिपेंड नहीं है या फिर बहुत कम डिपेंड है हेड ऑफिस के ऊपर, तो दैट मीन्स वो अपना अलग बिजनेस चला रही है, उसका हेड ऑफिस से इतना वो डिपेंड नहीं है। अगर उसे लोन लेना होता है वो खुद से अरेंज करती है, सेल करना होता है वो अपना सामान खुद से बनाती है और बेचती है, तो उसे हम कहेंगे नॉन इंटीग्रल फोरम ब्रांच। अब देखिए, इंटीग्रल फोरम ब्रांच इसमें क्या होगा, जैसे यूएस में आपकी कोई कंपनी है और आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां डॉलर्स में रिकॉर्डिंग होगी और इंडिया में आपकी रुपीस के अकॉर्डिंग होगी। तो डॉलर को आपने रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक रेट चाहिए, क्योंकि देखिए डॉलर या फिर जो करेंसी होती है वो डेली उसका प्राइस जो है वो चेंज होता है। अब जो भी हमारी मॉनेटरी आइटम्स है, जो करंट आइटम्स है, उसको हम क्लोजिंग रेट पे शो करेंगे। क्लोजिंग रेट क्यों? अब जैसे देखिए, कोई पर्सन दौड़ रहा है, करंट जो है वो डेली बेसिस पे चेंज होती है, जो कैश है आपका डेली बेसिस पे, स्टॉक आपका डेली बेसिस पे चेंज होता है। तो जिस टाइम पर हम अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं उस टाइम पर उसका क्या रेट है, तो इसलिए मॉनेटरी आइटम्स को हम क्लोजिंग रेट पर शो करेंगे। नॉन मॉनेटरी आइटम, जैसे कोई ट्रैक्टर खरीदा था, जिस रेट पर खरीदा था उसी रेट का, जिसे हम कहते हैं परचेज रेट, उस पर शो करेंगे। जो भी हमारी फिक्स एसेट्स है वो परचेज रेट पर शो करेंगे। अब इनकम एंड एक्सपेंसेस, पूरे साल में कुछ इनकम हुई है, कुछ एक्सपेंस हुए हैं, तो अब साल के स्टार्ट में हुआ है या साल के एंड में हुआ है, तो बेटर है कि इसको एवरेज कर दें। तो इनकम एक्सपेंस के लिए एवरेज रेट पिक करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ओपनिंग के लिए ओपनिंग रेट, जिस डेट का रेट होगा क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग रेट। डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट्स पर, तो फिक्स एसेट्स पे हम शो कर रहे हैं परचेज रेट, तो डेप्रिसिएशन पर भी परचेज रेट अप्लाई होगा। अब बात करते हैं नॉन इंटीग्रल फॉर्म ब्रांच। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है वो पूरी तरह से अपना काम खुद कर रहा है,
सीधा बैलेंस शीट बनाता है और हेड ऑफिस को रिपोर्ट करता है। तो बैलेंस शीट की जो क्लोजिंग डेट है, तो बैलेंस शीट की सारी आइटम क्लोजिंग डेट पर शो करेंगे, चाहे वो मॉनेटरी हो जैसे करंट हो या फिर नॉन मॉनेटरी हो, क्योंकि यहाँ वो सारा काम खुद कर रहा है, वो किसी भी तरह से हेड ऑफिस पर डिपेंड नहीं है। बैलेंस शीट की जो क्लोजिंग रेट होगी, क्लोजिंग रेट अप्लाई करके बैलेंस शीट को हम कन्वर्ट कर देंगे, जैसे डॉलर है तो उसको रुपीस में शो कर देंगे। इनकम एंड एक्सपेंस, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट सेम है, इनकम पूरे साल में होगी कुछ ना कुछ और एक्सपेंस भी पूरे साल में थ्रू आउट होंगे, तो यहाँ एवरेज रेट पिक करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक भी जो ओपनिंग डेट होगी और क्लोजिंग डेट होगी उसके रेट को पिक करेंगे। डेप्रिसिएशन, अब देखिए जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, वो आपकी यहाँ किस पर शो हो रही है, क्लोजिंग रेट पर, क्योंकि बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स या फिर करंट एसेट्स सब पर क्लोजिंग रेट अप्लाई हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन पर भी यहाँ पर क्लोजिंग रेट अप्लाई होगा। फॉरेन ब्रांच देखिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, मेरी यूएस में ब्रांच है, या फिर इसका अपोजिट लें, यूएस में हेड ऑफिस है, इंडिया में ब्रांच है, तो उसे हम कहेंगे फॉरेन ब्रांच। बट अगर यूएस में हेड ऑफिस है और कनाडा में ब्रांच है, तो इंडिया में तो कोई ऑपरेशन आ ही नहीं रहा, तो उसे हम फॉरेन ब्रांच नहीं कहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा ब्रांच अकाउंटिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को जो भी पेंडिंग थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।